दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो ये वो डॉक्यूमेंट है। जब मैं पहली बार कनाडा आया था एज अ परमानेंट रेजिडेंट, तो मुझे एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ के द्वारा दिया गया था। और इस डॉक्यूमेंट में ऐसी 10 बातें लिखी हुई हैं जो कि हर कैनेडियन इमिग्रेंट को करनी होती हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका देसी दोस्त वैभव और आप देख रहे हैं देसी चले कनाडा का एक और एपिसोड। और इस एपिसोड में मैं आपको वो 10 बातें बताऊंगा जो किसी भी कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंट को कनाडा आने के बाद करनी होती हैं। तो इस लिस्ट में जो पहला पॉइंट है वो आपको कनाडा आने के कुछ दिन पहले से उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी, और वो पॉइंट है फाइंड अ प्लेस टू स्टे। तो दोस्तों, जब आप कनाडा आते हैं तो सबसे ज़रूरी बात होती है कि आप रहेंगे कहाँ, और आपको एक टेम्परेरी रेजिडेंस अपने लिए सबसे पहले देखना ज़रूरी है। तो आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं टेम्परेरी रेजिडेंस के लिए, जैसे कि एक होटल या एयरबीएनबी अपार्टमेंट। तो आप या तो airbnb.com पर जाकर अपने लिए एक अपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर किसी भी ट्रैवल बुकिंग वेबसाइट जैसे कि booking.com पर जाकर अपने लिए एक होटल अपार्टमेंट भी चूज़ कर सकते हैं। जहाँ होटल अपार्टमेंट में रहने का फ़ायदा ये है कि आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई रूम को क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि होटल में जो बेनिफिट्स मिलते हैं आपको वो मिल जाएंगे। वहीं एयरबीएनबी में आपको एक बहुत होमली फीलिंग मिलेगा। आपको एयरबीएनबी अपार्टमेंट में किचन भी मिल सकती है जहाँ पे आप खाना बना सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए रहने की प्लान कर रहे हैं, जैसे कि 15 से 20 दिन, तो आपको ये ट्राई करना होगा कि आपको एक ऐसा अपार्टमेंट मिले जहाँ पे कि आप कुकिंग भी कर सकें, जिससे कि आपको ज़्यादा दिन बाहर खाना ना खाना पड़ सके। तो पहला पॉइंट तो ये है कि आपको अपने लिए एक टेम्परेरी एकोमोडेशन देखना है, जो कि कनाडा आने से कुछ दिन पहले ही आपको सर्च करके बुक करना होगा, जिससे कि आप जब कनाडा पहुँचें तो आपके पास एक एड्रेस हो कि कहाँ जाकर आपको रहना है। दूसरा पॉइंट इसमें है कि विज़िट अ न्यू कमर इंफॉर्मेशन सेंटर। दोस्तों, कैनेडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर बहुत सारे न्यू कमर्स के लिए सेटलमेंट एजेंसीज़ को एस्टेब्लिश किया हुआ है। सेटलमेंट एजेंसीज़ वो होती हैं जो आपको सेटलमेंट से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि आपकी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड सर्विसेज। आपको अगर एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो सेटलमेंट एजेंसीज़ आपको उसमें भी हेल्प करेंगी। कैसे आपको एक रेज्यूमे ड्राफ्ट करना है ये भी आपको वो बताएंगे। कैसे आपको डाउन द लाइन टैक्स फाइलिंग करनी है ये भी आपको सेटलमेंट एजेंसीज़ बता सकती हैं। कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो न्यू कमर्स के लिए जो बेनिफिट्स इस्टेब्लिश किए हुए हैं उसकी पूरी जानकारी आपको सेटलमेंट एजेंसीज़ दे सकती हैं। तो सेटलमेंट एजेंसी को फाइंड करने के लिए आपको करना ये है कि आप गूगल पर जाएं और सेटलमेंट एजेंसीज़ नियर मी टाइप करें, जिससे कि आपको आपकी आसपास की सेटलमेंट एजेंसीज़ के बारे में पता लग जाएगा। आप वहाँ पर कॉल करिए और उनसे अपनी क्वेरीज़ के बारे में पूछ लीजिए। आपको किस तरह की सेटलमेंट सर्विस की रिक्वायरमेंट है, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड या कुछ और, वो आपसे पूछ सकते हैं। अगर वो सेटलमेंट एजेंसी उस बारे में सर्विसेज देती है तो आप वहाँ जा सकते हैं और किसी कंसल्टेंट से मिल सकते हैं। और ये सर्विसेज जो हैं वो पूरी तरह से फ्री हैं आपके लिए और कैनेडियन गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड होती हैं। तो ये तो थी सेटलमेंट एजेंसीज़ की बात। उसके बाद आता है अप्लाई फॉर योर सिन कार्ड फॉर वर्क एंड बेनिफिट्स। दोस्तों, सिन नंबर एक कैनेडियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया एक नंबर है, जो कि आपका एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है। जितने भी टाइम आप कनाडा में रहेंगे एज अ परमानेंट रेजिडेंट या एज अ लॉन्ग टर्म रेजिडेंट, आपको वो सिन नंबर जगह जगह यूज़ करना होगा। जैसे कि आपको एक लीगली एम्प्लॉयमेंट कनाडा में लेने, तो उसके लिए आपको सिन नंबर ज़रूरी है। आपको बैंक अकाउंट खोलना हो उसके लिए आपको सिन नंबर ज़रूरी है। आपको कैनेडियन गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स मिलते हैं उसके लिए आपको सिन नंबर की ज़रूरत है। तो इस तरह से सिन नंबर एक बहुत ज़रूरी नंबर है जो कि हर कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंट या लॉन्ग टर्म रेजिडेंट के पास होना चाहिए। ये सिन नंबर आपको एयरपोर्ट पर लैंड करते ही जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ हैं वो आपको एक पेपर दे देंगी जिसके ऊपर आपका सिन नंबर लिखा होगा। और ध्यान रखने वाली बात ये है यहाँ पे कि आप उस सिन नंबर को बहुत ही संभाल कर रखें। उसको अपने एम्प्लॉयर या अपनी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अलावा किसी को भी डिस्क्लोज़ ना करें, बिकॉज उसमें आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। तो इसके बाद अगला पॉइंट जो है वो है अप्लाई फॉर योर ओहिप कार्ड। दोस्तों, ये ओंटारियो प्रोविंस में जो आपका हेल्थ की एक्सपेंसेस होते हैं वो कवर्ड होते हैं ओंटारियो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के अंडर।
तो ऑन्टेरियो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के लिए एनरोल करने के लिए आपको सर्विस ऑन्टेरियो के किसी ऑफिस में जाना होगा। अगर आपको सर्विस ऑन्टेरियो की लोकेशन पता करनी है तो आप सर्विस ऑन्टेरियो नियर मी गूगल पर टाइप कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सर्विस ऑन्टेरियो की जो भी लोकेशंस हैं आपके अराउंड वो आपको पता लग जाएंगी। आप सर्विस ऑन्टेरियो के किसी भी ऑफिस में जाएं और उन्हें कहें कि आपको ओहिप के लिए अप्लाई करना है, आप एक न्यू रेजिडेंट हैं कनाडा में। वो आपको एक फॉर्म देंगे जिस फॉर्म को फिल करके आप ओहिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फिर वो 90 डेज़ के बाद आपका कार्ड आपके घर आ जाता है। अगर आपको कोई भी मेडिकल सर्विसेज लेनी है तो आप ओहिप कार्ड को दिखाकर आप अपने डॉक्टर के पास जा सकते हैं और आपको मेडिकल सर्विसेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। तो ओहिप अप्लाई करना अगला पॉइंट है, बहुत ज़रूरी पॉइंट है। उसके बाद पॉइंट आता है अप्लाई फॉर गवर्नमेंट बेनिफिट्स। आपको अपनी फैमिली के अकॉर्डिंगली, आपके बच्चे हैं, आपकी इनकम कितनी है, उसके अकॉर्डिंगली आपको कैनेडियन गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट्स देती है। जैसे कि चाइल्ड केयर बेनिफिट प्लान एक होता है जिसमें कि आपको अपने बच्चों को रेज़ करने के लिए कैनेडियन गवर्नमेंट पर मंथ कुछ फंड्स देती है। इसी तरह से और भी कुछ गवर्नमेंट बेनिफिट्स होते हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए आप इस वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं आपको, और आप अपनी पर्टिकुलर्स उसमें जब डालेंगे तो आपको वो दिखा देगा कि आपको कितने बेनिफिट्स कैनेडियन गवर्नमेंट के द्वारा मिल सकते हैं और आप किस किस बेनिफिट के लिए एलिजिबल हैं। वो बेनिफिट अप्लाई करने के लिए आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसी वेबसाइट पर ऑनलाइन मिल जाएगी। तो आप वो फॉर्म डाउनलोड करके उसको फिल करके एड्रेस होता है जहाँ पे आपको ये मेल करने हैं। जब आप वो मेल कर देंगे तो आपको वो गवर्नमेंट बेनिफिट्स जो हैं वो मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है फॉर्म फिल करने में या आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप अपनी सेटलमेंट एजेंसी में जो आपके सेटलमेंट वर्कर्स हैं उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं और उनकी मदद भी ले सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों फाइंड अ बैंक। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। जैसे ही आप कनाडा में आते हैं तो ट्राई ये करिए कि आप एक बैंक अकाउंट जितनी जल्दी हो सके वो खुलवा लें, क्योंकि बैंक अकाउंट से ना सिर्फ आप अपने जो फंड्स हैं, जो आपका पैसा है जो आप कनाडा लेकर आए हैं, जो आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो कर सकते हैं कनाडा में। और दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आप क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड कर सकते हैं कनाडा में। दोस्तों जब भी आपको कनाडा में कार लोन, हाउस लोन जैसे कुछ भी चाहिए होगा तो आपको क्रेडिट हिस्ट्री अपनी दिखानी पड़ेगी। क्रेडिट हिस्ट्री वो होती है कि जब आप कनाडा में कुछ भी बैंक ट्रांजैक्शंस करते हैं, क्रेडिट कार्ड से कोई परचेजेस करते हैं और फिर जब आप उसको टाइम पर रीपेमेंट कर देते हैं क्रेडिट कार्ड की, तो आपकी एक क्रेडिट हिस्ट्री बनती है, अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री बनती है। वो आपको बनानी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप कनाडा में एक बैंक अकाउंट खुलवाइए, क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन करिए और अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बनानी शुरू करिए, क्योंकि जितनी जल्दी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बन जाती है आपके लिए उतना ही अच्छा है। उसके बाद दोस्तों पॉइंट आता है टेस्ट इंग्लिश स्किल्स। अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको और इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, तो आप सेटलमेंट एजेंसीज़ में जा सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट जो लैंग्वेज क्लासेस हैं वो ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब आप कनाडा में आपको एक जॉब चाहिए होगी तो इंग्लिश लैंग्वेज की एबिलिटी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी है तो आपको जॉब मिलने में भी यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको डेली अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको लोगों से बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इंग्लिश लैंग्वेज की एबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट जो है वो इस लिस्ट पर है, वो है फाइंड प्लेसेस टू शॉप। जब आप कनाडा आते हैं तो आपके लिए सब नया होता है, आपको ये नहीं पता होता कि आपको ग्रोसरी कहाँ से मिलेगी, आप क्लोथ्स की शॉपिंग कहाँ से कर सकते हैं, बाकी तमाम चीज़ें आप कहाँ से ले सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आसपास जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पे देख लें कि आप ज़रूरी जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं वो आपको कहाँ से मिल सकती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आसपास की जगह को अच्छी तरह से जान लें। उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो है कॉन्टैक्ट स्कूल्स। अगर आप छोटे बच्चों के साथ आ रहे हैं या आप स्कूल गोइंग बच्चे हैं आपके, तो बहुत ज़रूरी है कि आप उन्हें जल्दी से जल्दी कनाडा आने के बाद स्कूल में एनरोल करें ताकि उनकी एजुकेशन शुरू हो सके। जो पब्लिक स्कूल्स हैं यहाँ के वो पूरी तरह से फ्री हैं, मतलब वो
पब्लिकली फंडेड होते हैं। तो आपको करना ये है कि आप अपने नियरेस्ट स्कूल का एड्रेस देखिए, आपके पास कौन सा स्कूल है, वहाँ पर जाइए, वो आपसे कुछ फॉर्म्स फिल कराएंगे और इमीडिएटली आप अपने बच्चों को स्कूल में एनरोल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों पॉइंट आता है लर्न अबाउट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। दोस्तों कनाडा का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा है, खास करके ओंटारियो प्रोविंस में आपको ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जब आप कनाडा आते हैं, आपके पास कार नहीं होती, तो आपको कहीं भी जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करना होता है। जैसे बसेस हैं यहाँ पे, सबवे है, स्ट्रीट कार्स हैं, उस ऊबर, लिफ्ट वगैरह बहुत सारी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के बारे में स्टडी कर लें। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे अपने एरिया का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कैसे ऑपरेट करता है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में ट्रैवल करने के लिए आपको कितना पे करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो ये था लास्ट पॉइंट कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आप जानें और समझें। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें। एक बार फिर से मैं इन सब बातों को रीकैप कर लेता हूँ, जिससे कि आप अच्छी तरह से समझ जाएं। और इन सब बातों के बारे में आपको मैं डिटेल में देसी चले कनाडा के आने वाले एपिसोड में भी बताऊंगा इन सब चीज़ों के बारे में। देसी चले कनाडा के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आप कैनेडियन इमिग्रेशन के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स रॉक।